हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने महा मैराथन सेशन को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेशन पहुंच सके। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से अपने महा मैराथन सेशन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कब से करता है बच्चा, तो किस अवस्था से? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है चिंतन प्रारंभ करता है वस्तुओं व घटनाओं का, वो भी तार्किक रूप से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या मन का चित्र बनाने से। तो मन का चित्रण अर्थात क्या होता है? अनुसंधान। किसका? तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करना ही होता है मन का मानचित्रण। ठीक, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। क्या पूछा गया है? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो बताइए कि कैसे प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित किया जा सकता है? तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। कि किसको क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है उसके अनुरूप चलना ही सबसे बेहतर तरीका माना गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। आपको ध्यान देना है, संबद्ध नहीं है पूछा गया है। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से क्या संबंधित नहीं है? तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता बिल्कुल संबंधित है। सानिध्य की आवश्यकता भी आवश्यक है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अंतर्गत। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की भी आवश्यकता पड़ती है, किंतु शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ में इसका संबंध नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। आप सभी साथ में अपने आंसर देते हुए चलिए क्योंकि ये महामैराथन सेशन है और महामैराथन सेशन में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार या घर। तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित बताइए कहाँ किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण में हम संज्ञानात्मक विकास की यदि हम बात करें तो यह होता है बौद्धिक विकास। अब बौद्धिक विकास को आप कहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हो? तो विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण में परिभाषित कर सकते हैं हम। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव को, पियाजे को, स्किनर को या इनमें से कोई नहीं? बताइए, अपनी समझ का सृजन करना दुनिया
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसने कहा है? ये इसका श्रेय जाता है पियाजे को। ठीक है, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को जाता है, जीन पियाजे। शिक्षा के शेष क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। यहाँ पे हमसे पूछा गया है पाठ्यचर्या, तो बताइए पाठ्यचर्या मतलब क्या होता है? कैरिकुलम मतलब क्या होता है? तो कैरिकुलम का अर्थ होता है किसकी ओर यह संकेत करती है ये वर्ड पाठ्यचर्या? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, किसके अंतर्गत आता है? संपूर्ण कार्यक्रम। ध्यान देना है आपको, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे, निम्न में से किसने कहा है शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं? क्रो ने कहा है, जॉन डेवी ने कहा है, गेसल ने कहा है या स्ट्रेंग ने कहा है? बताइए किसने कहा है कि बच्चे अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांशता खेल के माध्यम से सीखते हैं? तो यह बात स्ट्रेंग ने कही है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत? बताइए किससे संबंधित है? तो प्रश्न में ही उत्तर दिया हुआ है, कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया, इसका मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब जब जो वो निरंतर चल रही है तो वो कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत है वो। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? पूछा क्या गया है कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य वो किशोरावस्था में होते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं, बताइए कौन किया है 4 विशिष्ट अवस्थाओं? तो अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो अवस्था का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया है। तो किसने कहा है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक अर्थात बौद्धिक विकास किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया है। तो आंसर क्या होगा हमारा? पियाजे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह कहा जाता है संवेदन प्रणोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। बताइए तार्किक रूप से सोचना कब प्रारंभ किया जाता है? तो जस्ट अभी हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था में यह कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। बताइए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, सहयोग आएगा, कॉपरेशन आएगा, किस तरीके से हमें टीम वर्क करना है तो खेलने से पता चलता है। शारीरिक संतुलन बनाए रखेगा, फिजिकल बैलेंसिंग होती है किसमें से? तो जब हम खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का? बताइए परिवार क्या चीज, परिवार एक साधन किसका है? तो परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। किसका? अनौपचारिक शिक्षा का। फिर पूछा गया है हमसे
एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो सामाजिक वो मूल्यों को विकसित कर सकता है कैसे? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। बताइए क्या पूछा गया है? एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? तो कैसे विकसित करेगा? तो आदर्श रूप से बर्ताव करके। क्यों? क्योंकि हम अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखते हैं और इसीलिए आवश्यक ये हो जाता है कि शिक्षक आखिर कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो यदि वो आदर्श रूप से हमारे समक्ष बर्ताव करते हैं तो हम अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखते हैं और शिक्षक हमारे लिए आदर्श भी बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा आदर्श रूप से बर्ताव कर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या कक्षा में समयानुवर्ती होना। बताइए शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। जब तक एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर नहीं करेगा तब तक वहाँ पे यदि हम बात करें तो अच्छा एक वातावरण, एक शिक्षा का एक वातावरण वहाँ पे नहीं बन सकता है। तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बताइए क्या होता है बचपन? तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। फिर क्या पूछा गया है? असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में। बताइए असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई कब अनुभव करता है? सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में या स्वतंत्र अध्ययन में। तो असंगठित घर से जो बच्चा आया है तो वह सबसे ज्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। किसमें? स्वतंत्र अध्ययन में। फिर पूछा गया है आपसे, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, उपरोक्त सभी, ये सभी। बताइए चरित्र का विकास कैसे होता है? तो चरित्र का विकास इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है। आपकी विल पावर यहाँ पे मायने रखती है आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में। ठीक, फिर क्या है? नैतिकता के द्वारा, मॉरल डेवलप, मॉरली हम कैसे हैं ये भी मायने रखता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग में। फिर उसके बाद में बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा हमारे बिहेवियर कैसे हैं ये एक मुख्य कारण बन जाता है। किसके लिए? तो कैरेक्टर बिल्डिंग में। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ये सभी। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, निदेशात्मक, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद। बताइए शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक, फिर क्या है? बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। तो बताइए बालिका शिक्षा को महत्ता देना क्यों उचित है? इसलिए उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। कहा जाता है कि हम यदि बालिकाओं को शिक्षित करते हैं तो न केवल हम किसको शिक्षित करते हैं, हम एक केवल बालिका को नहीं कर रहे हैं बल्कि हम संपूर्ण कुटुंब, संपूर्ण समाज को हम शिक्षित कर रहे होते हैं।
तो इसीलिए बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन में नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ होती हैं। फिर पूछा गया है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या है आपका सही उत्तर क्या होगा? आप उसे डांटेंगे यदि कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, कि आप उसकी उपेक्षा करते रहेंगे या परीक्षा में उसे कम अंक दे देंगे? तो इनमें से कुछ भी कार्य एक शिक्षक नहीं करेगा, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था या प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो जस्ट अभी हमने देखा है, तो बहुत अच्छे से आप बता पा रहे होंगे कि अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हम किशोरावस्था में बनते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ से उसकी रुचियों को सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतता की अनुभूति। बताइए एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे के लिए अधिक होना क्या संभव है? तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी बहुत होती है 12 वर्ष उम्र में। ठीक, फिर क्या है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, ईमानदारी। बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या है? तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आज्ञाकारिता। बच्चा क्या होना चाहिए? विद्यार्थी क्या होना चाहिए? आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आज्ञाकारिता है। फिर पूछा गया है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या अधिगम को सरल बनाएगा। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर इसलिए होता है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। क्योंकि यदि हम बात करते हैं तो नई शिक्षा नीति ने भी यही कहा है कि मातृभाषा में उन्हें क्या करना है? तो उन्हें शिक्षा देना है। जब ये होता है तो ऐसा होता है कि जब वो अपने जैसा घर जैसा वातावरण जब फील करते हैं बच्चे, तो वो जल्दी सीख पाते हैं, तो वो उनके सीखने में सहायता करता है। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है बुनियादी स्तर पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। बताइए शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे बिहेवियर में आया है? क्या वो हमारे व्यवहार में उतरा है? तो व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद पूछा गया है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, ये सभी। बताइए खिलौने की आयु कब है? तो खिलौने की आयु हमारी होती है पूर्व बाल्यावस्था। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। बताइए निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यदि हम बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। तो यहाँ पे यदि हम देखें पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता जो नहीं है वो है, यहाँ पे बच्चा क्या करता है? तो खिलौनों से खेल रहा होता है। क्या करता है? तो खिलौनों से खेल रहा होता है।
तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा प्रश्न भी करता है। दल समूह में रहने की अवस्था ही है ये। फिर उसके बाद अनुकरण करने की अवस्था, तो कौन सी विशेषता नहीं है यदि हम देखें तो खेलने की अवस्था। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है तो खेलने की अवस्था। फिर उसके बाद यदि हम देखें उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो उत्तर बाल्यावस्था में द्रव्यमान और संख्या में या द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। यहाँ हमसे पूछा गया है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो भौतिक वस्तु कब उत्तर बाल्यावस्था की बात की जा रही है, तो भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में वो परिवर्तन समझने लगेगा। तो द्रव्यमान और संख्या में। किसमें? द्रव्यमान और संख्या में परिवर्तन वो समझने लगता है। तो ये हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन अपनी CDP के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के देखे हैं। इसके बाद और भी प्रश्न आएंगे, तो जुड़े रहिए ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के साथ और अपनी तैयारी को एकदम पक्की कर लीजिए। और यही प्रश्न आपको बहुत अच्छे से, ये सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करते हुए चलना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट्स आप लोगों के लिए लाए गए हैं। तो इसी के साथ में आज की क्लास को अभी यहाँ पे एंड करूँगी। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं हम एक अगली कड़ी में। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।